नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज दिन भर मशहूर गायक सोनू निगम के उस विचार पर प्रतिक्रियाओं का लाउडस्पीकर बजता रहा जिसमें उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर के अंधाधुंध इस्तेमाल पर सवाल उठाए। लेकिन उनके निजी विचार पर खूब विवाद हुआ। सवाल यह है कि धर्म की बात आते ही शोर मचाने वाले लोग असल मुद्दों पर लाउडस्पीकर क्यों नहीं बजाते हैं? 3 तलाक ऐसा ही एक मुद्दा है। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं, देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर वो लोग जो साइलेंट हो जाते हैं। मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। 3 तलाक के मुद्दे पर वो लोग जो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर वो लोग जो चीर हरण देखते रहते हैं। देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। 3 तलाक पर खामोश रहने वालों के खिलाफ लाउड स्पीकर सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। अगर कहीं लाउड स्पीकर बजना चाहिए तो असल में 3 तलाक और हलाला जैसी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के मुद्दे पर बजना चाहिए, जिससे उन लोगों के आंख और कान के पर्दे खुलें जो अपने मतलब के लिए आधुनिक भारत में भी मुस्लिम महिलाओं के साथ होते अन्याय पर साइलेंट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कौरवों की सभा द्रौपदी का चीरहरण होते हुए चुपचाप देख रही थी। मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। योगी आदित्यनाथ की बात मौलानाओं और राजनीतिक मतलब परस्ती वाले नेताओं को कतई पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर के शोर को लेकर किसी की निजी राय पर उसे कोसने का मौका नहीं छोड़ रहे, उन्हें ही मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ होते अन्याय के खिलाफ जब लाउड स्पीकर बजता है तो ये बहुत चुभता है। लेकिन ऐसी सोच वाले लोग कितना भी विरोध करें, 3 तलाक से हो रहे अन्याय के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दिया है। और ये क्यों न बढ़े जब 3 तलाक के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि इस तरह के जुल्म की भारत ही क्या किसी भी समाज में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। लखनऊ की रुखसाना का केस ऐसा ही है। यहाँ पे रुखसाना बेगम है, उनसे पूछ लीजिए किस तरह की दर्दनाक जिंदगी उन्होंने बिताई है और 3 तलाक किस तरह से एक दंश हो गया। ये छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची रुखसाना की चौथा बच्चा है। 3 बच्चे उनके शौहर के साथ हैं जो उनको दूसरी बारी 3 तलाक दे चुके हैं। ये कहानी है रुखसाना की, जिन्हें एक नहीं 2 बार उनके पति ने शादी की और दोनों बार 3 तलाक कह के अलग कर दिया। पहली बार तलाक 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 कहा तो फिर पति से निकाह के लिए हलाला जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ा। दोबारा पति से शादी हुई, लेकिन दोबारा पति ने मारा पीटा, यहाँ तक कि जलाया और घर से निकाल दिया। 2 मिनट में 3 तलाक कहकर फिर से अलग कर दिया। उन्होंने मारा, भगाया, फिर भी नहीं निकले घर से तो हमको जला दिया, मट्टी तेल डाल के जला दिया। तो हम कोई तरीके से जब घर से निकले तब चले आए अम्मी के पास। उसके पहले 2 बच्चे थे तो उन्होंने तलाक दे दिया था। तो हम जब तलाक दे दिया था उसके बाद में सब लोग कहने लगे कि चलो बच्चे हैं, परेशान होंगे, छूट जाएंगे। तो हमने कहा कि सब लोग हलाला करा दिए, तो हलाला कर लिया। नंदोई के साथ, अपने बहनोई के साथ में हलाला करा दिया तो हलाला हो गया। उसके बाद में उनके साथ में फिर निकाह हो गया। उसके बाद में 2 बच्चे फिर हो गए हैं। फिर उन्होंने मारा, भगा दिया, जला दिया कोई तरीके से। जब निकल के वहाँ से चले आए अम्मी के साथ में तो उन्होंने तलाक दे दिया।
फोन पे कहने लगे कि हम तुमको तलाक दे रहे हैं 2 मिनट में उन्होंने तलाक दे दिया। एक लड़की हम साथ में ले आए थे, 3 लड़के वहीं हैं उनके पास। अब वो कह रहे हैं कि ये लड़की के नाम मत लेना कि हमारी लड़की है। रुखसाना के 7 साल पहले ही शादी हुई थी। पहली बार शादी से 2 बच्चे हुए, पति ने तलाक दिया। फिर पति से शादी का दबाव बना तो परिवार के ही एक सदस्य के साथ हलाला करना पड़ा, जिसके बाद पति से दोबारा शादी हुई, 2 बच्चे फिर हुए, इसमें 3 साल की बेटी भी है। 7 महीने पहले रुखसाना को प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया गया। रुखसाना की मां अपनी बेटी की 3 तलाक से बर्बाद हुई जिंदगी के लिए न्याय मांग रही है। हमको यही है फैसला कि तो आप लोग फैसला करा दीजिए और कि तो बच्चे को खड़ा करके हमारे लड़की को गोली मार दीजिए, खाली बस कि तो फैसला करा दीजिए और ये 3 तलाक वाला काम खत्म करा दीजिएगा। रुखसाना जैसी न जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं की दर्द भरी कहानियां हैं जिनकी जिंदगी को 3 तलाक के नाम पर जहन्नुम बनाते हुए देर नहीं लगी। लेकिन अब 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति की आवाज तेज हो गई है। ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ धर्म के नाम पर और वोट बैंक के नाम पर चुप रहने वालों की खामोशी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है और जनता की अदालत में भी। इस बार सरकार 3 तलाक के मुद्दे पर खुलकर मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बोल रही है। सरकार को मुस्लिम महिलाओं से बड़ा समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि बार बार खुद प्रधानमंत्री भी 3 तलाक के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनका स्पिरिट था। कल पीएम ने बोला और आज यूपी के सीएम योगी ने भी सीधे शब्दों में कह दिया कि 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की बुलंद होती आवाज का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए काफी है। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको 3 तलाक और निकाह हलाला की कुप्रथा के बारे में भी बताते हैं, जिसका पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने विरोध किया था। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ गंभीर सामाजिक अपराध से कम नहीं है, क्योंकि अक्सर पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए 3 तलाक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार दहेज के लिए, दूसरी शादी के लिए 3 तलाक का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार गर्भवती महिलाओं को 3 तलाक देकर छोड़ दिया जाता है, वो केस तक नहीं लड़ पाती। 3 तलाक के लिए मुस्लिम महिला को समय भी नहीं दिया जाता है। एक बार में 3 तलाक देकर मुस्लिम महिला को अचानक बेघर कर दिया जाता है। कई बार फोन, लेटर, व्हाट्सएप, SMS के जरिए 3 तलाक दे दिया जाता है। कई बार गुस्से में तलाक दिया जाता है, फिर दोबारा निकाह के लिए उसे हलाला से गुजरना पड़ता है। हलाला का मतलब है कि पति से दूसरी बार शादी के लिए पहले किसी और से निकाह करना पड़ता है। किसी और से निकाह करके और उसके साथ रहने के बाद ही पति से दूसरी शादी किए जाने की कुरीति है। मुस्लिम महिलाओं के ऐसे अनगिनत मामले हैं जो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज में 3 तलाक के अधर्म का शिकार बनी है। पीलीभीत की रेहाना की जिंदगी में 3 तलाक का तेजाब डाल दिया गया। 18 साल की शादी के बाद विदेश में रहने वाले पति ने फोन पर ही 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। इसके बाद ससुराल वाले घर से निकालने में लग गए। रेहाना अड़ी रही तो उस पर एसिड अटैक हो गया। वो मुझे छोड़ के चले गए। तब से 6 साल से मैं यहाँ हूँ। मैं ससुराल गई तो उन लोगों ने भी नहीं रखा। उन्होंने मुझे निकाल दिया कि हम नहीं रखना चाहते तुम्हें, और उसने हमारे बेटे ने कह दिया है कि तुम्हें तलाक दे दिया उन्होंने फोन में। रेहाना जैसी कहानियां मुस्लिम समाज की महिलाओं की कड़वी सच्चाई बन चुकी हैं, जिनकी जिंदगी 3 तलाक ने तबाह कर दी। नैनीताल की सोनी भी ऐसी ही 3 तलाक की शिकार महिलाओं में है, जिनके लिए न्याय की आवाज उठाई जा रही है। मेरे साथ में जो मारा पीटा, मेरे सास ने हाथ पकड़ के, मेरे आदमी ने और मेरे ससुर ने मुझे मारा, लहसुन सुंगारा मुझे, और कह रहे पागल है तू, ये है। और मेरा भैया कहे तलाक दे, वो तलाक दे दी। मेरा भैया बाद में पहुंचा इस बाकी पे। मुस्लिम महिलाओं की बुलंद होती आवाज और उनकी आवाज का साथ देते सरकार और सिस्टम का ही दबाव है कि मुस्लिम समाज के धार्मिक ठेकेदार इन कुरीतियों को लेकर बैकफुट पर हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के मुद्दे पर कोड ऑफ कंडक्ट पर कल पहली बार बात जरूर की। इसके बावजूद 3 तलाक का बचाव करने में जुटे हैं। ये कोई और नहीं, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही समझ सकती हैं कि उनके साथ 3 तलाक के नाम पर क्या अत्याचार हो रहे हैं।
धर्म के ठेकेदारों को ये आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? इनके आंसू क्यों धर्म के ठेकेदारों की आंखों को दिखाई नहीं देते? बच्चे मर गए, बच्चे मेरे पास था, लेके भाग गया। हमारी बच्ची चली गई, हमसे दूर हो गई। हम जब तो शादी हुई, हमी ने रखा खिलाया, हमने उसको पाला, उसके बच्चे हमारे पास ही हैं। हमारे बच्चों को उठा के ले गया। ये एक दर्द नहीं है, सैकड़ों, हजारों, लाखों दर्द हैं। रेहाना हो, सोनी हो, रुखसाना हो या रेशा हो, कहानियां और दर्द एक जैसे हैं। मैं कैमरे के सामने इसलिए खुलकर आई हूँ कि जैसे मेरे शौहर ने मेरे साथ किया है, हम चाहते हैं कि और लड़कियों की ज़िंदगी ना बर्बाद हो और ये चीज़ को बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुसीबत से जो है इंसान रह पाता है। और आदमियों का क्या, आदमी तो दूसरी शादी कर लेता है और क्या पता मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो भी गई हो। लेकिन मुस्लिम महिलाएं अब 3 तलाक और हलाला जैसी कुरीतियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। लाउड स्पीकर तो बज चुका है, इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और इस आवाज को कोई अनसुना नहीं कर सकता। इन अत्याचारों को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। कम से कम नए भारत में तो ये नहीं हो सकता। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आपको कश्मीर ले चलेंगे, जहां हर तरफ आतंकवाद के बारूद की दुर्गंध फैली हुई है। इसका असर कश्मीर के नौजवानों को पत्थरबाज बना रहा है। लेकिन पहले हम कश्मीर में आतंकवादियों के उस एक्शन प्लान का पर्दाफाश करेंगे जिसके जरिए पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकवादियों के जरिए कश्मीर में 2 दिन के अंदर 4 हत्याओं को अंजाम दिलवाया है। यह कश्मीर में पाकिस्तान की वो आतंकी साजिश है जिसके जरिए पाकिस्तान कश्मीर में अमन की आशा को कुचलने की नापाक कोशिशें कर रहा है। हमारे 2 हमसाए लड़के आए थे हमारे घर में, जिन्होंने बोला था कि गेट खोलो, और डैडी ने बोला था उनको गेट खोलो, उनका गेट खोल दो, क्योंकि वो हमारे हमसाए लड़के हमारे अपने थे। तो उनके साथ 2 और लड़के थे जो बाहर के थे, यहाँ के नहीं थे। उनके चेहरों पे मास्क था और वो मेरे बाप के पास आए। लगता था वो मिलिटेंट्स थे? जी हाँ, उनके पास बंदूक थे। आतंकवादी से कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ इख्वान कमांडर बने राशिद बिल्ला का बेटा बता रहा है कि कैसे 16 अप्रैल की रात उसके पिता की हत्या कर दी गई। मेरा बाप दरवाजे पे खड़ा था, मेरा बच्चा उसकी गोद में था, तो उन्होंने मेरे बाप को अंदर लिया, बोला आपसे बात करनी है। तो उसने बोला मुझे पता है आप मुझे गोली मारने आए हो, आप मार सकते हो। उन्होंने बोला हम गोली मारने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। तो इतने में क्या हुआ कि वो बैठे नीचे, उन्होंने पानी पी और मेरे बाप को बोला आपके साथ हमें बात करनी है अंदर। बाहर से उनका दरवाजा बंद किया तो उसको अंदर गोली मार दी। इस बात का अंदेशा तो राशिद बिल्ला के परिवार को पहले से था, लेकिन राशिद बिल्ला का बेटा यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके दोस्त ने ही उसके पिता को पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों बेच दिया। हमें पता था कभी न कभी तो उसको पाकिस्तान वाले मार ही देंगे, लेकिन मेरे दोस्त के हाथ वो मर जाएगा इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। राशिद बिल्ला आतंकवाद की राह छोड़कर कश्मीर की मुख्य धारा में शामिल हुआ। ये बात आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हुई। ये राशिद बिल्ला के बेटे का दुखी मन नहीं बोल रहा, बल्कि ये कश्मीर का वो सच है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। पहले हुआ करते थे जिनको आप कुछ बोलते हो, कुछ नाम देते हो, उनके साथ था वो, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन पिछले 10 साल से वो घर में था, 10 साल में उसको कभी कुछ नहीं हुआ, सड़क पे घूमता था, कोई उसके साथ टच नहीं करता था। ये कश्मीर का वो सच है जिसमें पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मारने की सोची समझी खूनी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। राशिद बिल्ला की हत्या इसका इकलौता उदाहरण नहीं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने पूर्व सरकारी वकील इम्तियाज अहमद खान की गोली मारकर हत्या कर दी। अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थानीय नेता थे। यही बात आतंकवादियों को नागवार गुजरी। बाद अदायगी नमाज इशा घर की तरफ जा रहा था, चंद दहशतगर्दों ने मजकूरा को अपने साथ चलने को कहा और थोड़ी दूरी जाकर उस पर गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से शख्स की मौत हो गई। शनिवार को आतंकियों ने राजपोरा इलाके में भी फायरिंग करके पीडीपी कार्यकर्ता बशीर अहमद डार और उनके चचेरे भाई अल्ताफ अहमद डार को भी गोलियां मार दी थी, जिसमें बशीर की मौत हो गई।
सभी लोग घरों में ही थे, तो अचानक फायर साउंड्स की जो आवाज़ आई है, 2-3 फायर साउंड्स की आवाज़ आई है, तो किसी को ये नहीं पता था कि क्या हुआ है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही पता चला है कि बशीर अहमद डार और मोहम्मद डार है, किसी नामालूम अफराद ने इन पे फायर किया है। पिछले 2 दिनों में कश्मीर के 4 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। ये कश्मीर में आतंकवादियों की सोची समझी साजिश का नतीजा है। इसका सबूत ये वीडियो है जिसमें हथियार बंद आतंकवादी कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बंदूक की नोक पर भारत विरोधी नारे लगवा रहे हैं और राजनीति से दूर रहने के लिए धमका रहे हैं। अगर मैं मुझे की गलती गई तो दी माफी, दोबारा कर दो इस हरकत की, दोबारा कर दो इस हरकत गो नारे तकबीर, गो इंडिया बैक, गो बैक। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में शनिवार शाम को एक पीडीपी कार्यकर्ता की हत्या और दूसरे को घायल करने के बाद कश्मीर में कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं में खौफ लहराया हुआ है। दरअसल बीती रात हथियारबंद मिलिटेंट कई ऐसे कार्यकर्ताओं के घरों में पहुंचे जो अलग अलग मुख्यधारा वाली राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और उन्हें न सिर्फ कैमरे पे माफी मंगवाई गई बल्कि साथ ही साथ भारत के खिलाफ नारे और आज़ादी के हक में नारे भी दिलवाए गए। जिस अंदाज से कश्मीर में पिछले कई दिनों के दौरान और खास तौर से इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद राजनीतिक दलों पर दबाव है, उससे कहीं न कहीं सरकार भी काबू में लाने में फिलहाल विफल रही है। कैमरा में रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। आपको बता दें कि जिस राशिद बिल्ला को आतंकवादियों ने उसके घर में मौत के घाट उतार दिया, वो 1990 के दशक में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा था, लेकिन पिछले करीब 10 सालों से वो सरकार समर्थित इख्वान फोर्स का कमांडर था। दरअसल इख्वान फोर्स जम्मू कश्मीर में सरेंडर कर चुके आतंकवादियों का वो हथियारबंद दस्ता है जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में करती है। इख्वान फोर्स को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का सपोर्ट भी हासिल होता है और सरकार इस फोर्स को फंड करती है। इसीलिए इख्वान फोर्स हमेशा से ही आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। इख्वान फोर्स के कई सदस्यों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है। राशिद बिल्ला भी जम्मू कश्मीर के इख्वान फोर्स का एक्टिव कमांडर था, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उसकी हत्या करके कश्मीर के हालात में लगी आग को और ज्यादा भड़का दिया है। खबरदार में अब हम कश्मीर में आतंकवाद के बारूद की दुर्गंध के उस असर का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से इन दिनों पूरा कश्मीर पत्थरबाजों का बंधक बना हुआ है। हम आपको कश्मीर से आए पत्थरबाजी के वो लेटेस्ट वीडियो दिखाएंगे जिनकी शुरुआत कश्मीर की श्रीनगर संसदीय सीट पर उपचुनावों के साथ हुई, जिसमें नाम मात्र की वोटिंग के जरिए फारूक अब्दुल्ला को जीत मिली। लेकिन कश्मीर में लोकतंत्र कश्मीर के अशांति दूतों के हाथों हार गया। कश्मीर में पत्थरबाजों का आतंक अपने चरम पर है, जिसमें नॉन स्टॉप पत्थरबाजी का लंबा दौर चल रहा है। ये 12 अप्रैल की तस्वीरें हैं जिसमें कश्मीर की पत्थरबाज ब्रिगेड पुलवामा डिग्री कॉलेज के बाहर भारतीय सेना की एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रही है। सेना और पत्थरबाजों के बीच इस झड़प में 55 छात्र घायल हो गए। बस तभी से कश्मीर में पत्थरबाजी का नया दौर शुरू हो गया। इस बार कश्मीर के कॉलेज पत्थरबाजों के अड्डे बन गए और छात्र बन गए हैं पत्थरबाज। ये 15 अप्रैल की तस्वीरें हैं जब पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए कॉलेज पहुंचे तो उन पर पत्थरबाजी कर दी गई। पुलवामा की डिग्री कॉलेज में पत्थरबाजों और सेना के बीच झड़प के बाद कश्मीर के कई कॉलेजों में पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं और कुछ के वीडियो भी सामने आ रहे हैं।
कश्मीर के लाल चौक पर प्रदर्शन कर रहे एक कॉलेज के छात्रों को काबू में करने के लिए आए जवानों पर पत्थरबाज भारी पड़ने लगे तो सेना को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। क्या सड़कें, क्या चौराहे, क्या कॉलेज और क्या अस्पताल। पत्थरबाजी की घटनाएं कश्मीर के लिए रोज की बात हो गई है। पुलवामा जिला अस्पताल में सेना के एक काफिले पर पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर फेंके। ये 15 अप्रैल का वीडियो है। फारूक अब्दुल्ला को तो आजकल डबल सुख की प्राप्ति हो रही है। आखिर वो नाम मात्र की वोटिंग में उपचुनाव जीते हैं और उनके प्रिय पत्थरबाज भी तो फुल फॉर्म में है। फारूक अब्दुल्ला की खुशी छुपाए नहीं छुप रही। I'm grateful to God and to people who supported us in this election. The results are showing that they are in favor of national conference. पत्थरबाजों के प्रति प्यार का इजहार करके फारूक अब्दुल्ला उपचुनाव जीत गए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीतने के लिए कश्मीर के पत्थरबाजों को एक्टिव किया था, जिसका जवाब फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं। मुझे जरा बताएं कहां पे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को गिरफ्तार किया, जरा हमें बताएं कहां पे उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, कहां पे उनके खिलाफ केस हुआ है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वर्करों ने इतनी खराबी की है तो मुझे ये बताइए ना, आप जिन इलाकों से सबसे ज्यादा हमें वोट मिलते थे, चाहे वो चाडुरा हो, चाहे वो चरार शरीफ हो, चाहे इस तरह के इलाके हों, सबसे कम वोट वहां क्यों पड़े? ईदगाह जो हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां 400 से कम वोट क्यों पड़े? अगर हमें खुद माहौल बिगाड़ना होता तो हम माहौल उन इलाकों में बिगाड़ते जहां पीडीपी को वोट पड़े। पत्थरबाजों से घायल होते कश्मीर के जख्मों पर राजनीतिक नमक लगाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। घायल होते कश्मीर को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज करना ही होगा। गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के हालात बेहद चिंताजनक हैं। एक तरफ पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बने वो आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन पसंद नेताओं और सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। दूसरी तरफ वो पत्थरबाज हैं जो सेना और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसी घटनाओं को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवार पर आतंकी हमले की आशंका है, इसीलिए पुलिस के जवान अगले कुछ महीनों तक अपने घर न जाएं। खासकर दक्षिण कश्मीर के रहने वाले पुलिसकर्मियों को यह सख्त हिदायत जारी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की यह एडवाइजरी बताती है कि कश्मीर में आतंकवाद किस तरह तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें खुद पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रह गए। 17 मार्च को आतंकवादियों ने शुपैया में एक डीएसपी के घर पर धावा बोला और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 25 मार्च को बडगाम में आतंकवादियों ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर को निशाना बनाया और उनके बेटे और भतीजे को बंधक बना लिया। सब इंस्पेक्टर की कार को आग लगा दी। 15 अप्रैल को आतंकवादियों ने शोपियां में 2 पुलिस वालों के घर में घुसकर उन्हें धमकाया और नौकरी नहीं छोड़ने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी। कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा है। सेना और पुलिस वाले भी आतंकवादियों के निशाने पर हैं और शर्मनाक बात यह है कि कश्मीर के विपक्षी दल और उनके बड़े बड़े नेता पत्थरबाजों के हक की आवाज उठाते हैं और आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। कश्मीर में अमन की आशा को कायम रखने के लिए ऐसी आवाजों की जुबान काटना बेहद जरूरी है। खबरदार में अब हम आपको आतंकवादी संगठन आईसिस की उस पाकिस्तानी कातिल हसीना का कबूलनामा सुनाएंगे जिसे पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार किया है। नौरीन लेघारी नाम की यह सुइसाइड बॉम्बर पाकिस्तान के सिंध में मेडिकल कॉलेज की छात्रा है जो 2 महीने पहले सीरिया में आईसिस के कैंप में ट्रेनिंग लेकर 6 दिन पहले लाहौर लौटी थी। आईसिस की इस कातिल के खूनी इरादों को बताने वाला जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वो पाकिस्तानी सेना ने जारी किया है।
मेरा नाम नौरीन है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे फादर का नाम अब्दुल जब्बार है जो कि सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं खुद जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की MBBS की तालिबा हूँ। इस बात से मैं वाज़ेह करती चलूँ कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। अली की शुरू से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मनसूबाबंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अब्बू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे कबल पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड किया। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें, जुड़े रहिए सबसे तेज खबरों के लिए सबसे तेज मोबाइल साइट www.aajtak.in पर और देखिए खबरें सबसे पहले सबसे तेज।